मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं से पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पूरे पाठ को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? पाठ को पढ़ते समय हमने देखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी फादर कामिल बुल्के से काफ़ी प्रभावित हैं और उनको बड़े भाई के रूप में देखते हैं। उनके घर में जब भी कोई उत्सव या संस्कार होता है तो बड़े भाई के तौर पर वे उनके घर पर जाते हैं और साथ में उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, क्योंकि हर उत्सव में, हर संस्कार में बड़े भाई के रूप में या धर्म गुरु के रूप में वो अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पर उपस्थित होते थे। लेखक के बच्चे का अन्न प्राशन किया गया तब भी फादर ने उनके मुंह में पहला अन्न का दाना डाला था, और अन्न का दाना डालते समय फादर की आंखों में, फादर की नीली आंखों में सर्वेश्वर जी के बच्चे के लिए जो वात्सल्य भाव था, जो ममता थी, वो देखी जा सकती थी। इसी आधार पर लेखक के जीवन में फादर बुल्के का एक विशेष स्थान है और साथ में वो उनको अपने बड़े भाई के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार देवदार के पेड़ की छाया के नीचे हम गर्मी से, धूप से बच सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही उनकी छाया भी देवदार के वृक्ष के समान उनको लगती थी। जब भी वो दुख में होते थे, तकलीफ में होते थे, खुशी में होते थे, हर उत्सव में, हर संस्कार में फादर उनके जीवन में शामिल होते थे और अपना आशीर्वाद देते थे, अपनी सांत्वना देते थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी छाया के नीचे सर्वेश्वर जी को देवदार की छाया की भांति सुरक्षित महसूस वो करते थे, अपनापन महसूस करते थे। इसी कारण लेखक को फादर की उपस्थिति देवदार की छाया के समान लगी। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? पूरे पाठ में हमने पढ़ा फादर कामिल बुल्के जी का हमारी भारतीय संस्कृति पर, हमारी भारत भूमि पर किस प्रकार का प्रभाव रहा है और उन्होंने कितने शोध कार्य किए हैं, भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया है। तो हमें बताना है फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं? पाठ में सर्वेश्वर जी ने बताया है फादर बुल्के बेल्जियम के रैम्स चैपल के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने सन्यासी बनकर भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। भारत में उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए जिनके आधार पर हम कह सकते हैं फादर बुल्के जी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं। भारत में उन्होंने भारतीय संस्कृति को जाना, समझा। मसीही धर्म से संबंध रखते हुए भी उन्होंने हिंदी में अनेक शोध कार्य किए। उनके शोध का महत्वपूर्ण विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। इससे उनके भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव का पता चलता है। साथ में उन्हें हिंदी भाषा से विशेष लगाव था, हिंदी की जो बोलियां हैं उनसे विशेष लगाव था और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। हर मंच से जब भी वो भाषण देते थे तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात हमेशा कहते थे। साथ में उनको झुंझलाहट भी होती थी कि एक ऐसे देश में जहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, वही लोग, हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी भाषा का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ही भाषा की उपेक्षा करते हैं। यह दुख उनकी आंखों में देखा जा सकता था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं जब तक राम कथा है उस समय तक उस विदेशी भारतीय साधु को राम कथा के लिए याद किया जाएगा। इस आधार पर कहा जा सकता है फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। जब जब राम कथा की बात होगी, जब जब हिंदी में किसी विदेशी के योगदान की बात होगी तो फादर बुल्के को हम नहीं भुला सकते हैं, उनके अभिन्न योगदान को हम नहीं भुला सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। पूरे पाठ में हमने देखा कितने सारे ऐसे शोध कार्य उन्होंने किए हैं, कितने सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के प्रति उनका विशेष प्रेम था, विशेष लगाव था। पाठ में आए ऐसे सभी प्रसंगों को हमें इसके उत्तर में लिखना है। फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी भारतीय थे, उन्हें हिंदी से विशेष लगाव था। उन्होंने हिंदी में प्रयाग विश्वविद्यालय के शोध कार्य में भाग लिया। फादर बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में अनुवाद नील पंछी नाम से किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनका हिंदी भाषा से विशेष लगाव था। इसके अतिरिक्त उन्होंने मसीही धर्म की धार्मिक पुस्तक बाइबल का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी से उनका ये विशेष लगाव ही था कि उन्होंने विदेशी भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा और लोगों ने काफ़ी उसकी सराहना की। उनके शोध राम कथा, उत्पत्ति और विकास के कुछ अध्याय परिमल में पढ़े गए थे। उन्होंने परिमल में भी कार्य किया।
परिमल एक साहित्यिक संस्था का नाम है जिसके बारे में हमने पाठ में चर्चा की थी। फादर बुल्के जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। जिस भी मंच से वो अपनी आवाज़ उठाते थे, हिंदी के बारे में अपनी चिंता जरूर अभिव्यक्त करते थे और ऐसे अकाट्य तर्क हमारे सामने प्रस्तुत करते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनना चाहिए। उन्हें ज़्यादातर गुस्सा नहीं आता था, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विषय में जब भी वो सोचते थे और इसकी उपेक्षा करते हुए लोगों को देखते थे तो उनको झुंझलाहट होती थी। जो लोग हिंदी जानते हुए भी हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, हिंदी की उपेक्षा करते थे, ऐसे लोगों पर उनको गुस्सा आता था। इन सभी बातों के आधार पर हम कह सकते हैं फादर बुल्के का हिंदी के प्रति विशेष लगाव और प्रेम था। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि वो कैसे दिखाई देते थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उन सभी बातों के बारे में हमें लिखना है। आप चित्र भी देख सकते हैं उनका किस तरह से वो दिखाई देते थे और बाकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पाठ में हमने उनके बारे में पढ़ी हैं। उन सभी का हमें अपने उत्तर में जिक्र करना है। फादर कामिल बुल्के ने विदेशी होते हुए भी भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उन्होंने अपने जीवन के 73 वर्षों में से 47 वर्ष भारत में बिताए। इन 47 वर्षों में उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए जिनको हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। उन्होंने भारत के प्रति, हिंदी भाषा के प्रति, यहाँ के साहित्य के प्रति विशेष जो लगाव था, विशेष जो उनकी निष्ठा थी, वो सराहनीय है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और इतना शांत था कि कोई भी व्यक्ति उनको देखता था, उनसे बातें करता था तो एक अजीब सी शांति उनको महसूस होती थी। उन्होंने सदैव सबके लिए एक बड़े भाई की भूमिका निभाई। जिससे भी वो मिलते थे उसके साथ एक रिश्ता बना लेते थे। किसी के सुख में सुखी होना, किसी के दुख में दुखी होना उनके व्यक्तित्व का एक विशेष गुण था। उनका व्यक्तित्व संयम धारण किए हुए था। इसीलिए सर्वेश्वर जी कहते हैं कि वो मन के सन्यासी नहीं थे, बल्कि वो संकल्प के सन्यासी थे। उनका मन हर किसी के साथ जुड़ जाता था, हर किसी के साथ लगाव महसूस करता था। दूसरों की दुख तकलीफ में शामिल होना, उनको सांत्वना देना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, उनको आशीर्वाद देना उनके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व वास्तव में देवदार की छाया के समान बताया गया है। उनसे रिश्ता जोड़ने के बाद बड़े भाई के समान अपनत्व, ममता, प्यार और आशीर्वाद की कभी कमी महसूस नहीं होती थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं फादर बुल्के की जो छवि हमारे मन में उभरती है वो एक ऐसी छवि है जो अपनी अमिट छाप हम सभी के दिलों पर छोड़ देती है। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हालांकि हमने फादर जी को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उनका वर्णन किया है, उनके व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो उनकी एक गहरी छाप हमारे हृदय पर बन जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। पाठ का हमारा नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर बुल्के जी का व्यक्तित्व सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व है। उनके व्यक्तित्व में कुछ खास बात है। उनके मन में सबके लिए अपनापन है, सबके साथ वो मानवता का व्यवहार करते हैं, सबके साथ वो अपनत्व से, वात्सल्य भाव से मिलते हैं, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। उनके मन में करुणा और जो ममता है वो उनके व्यक्तित्व को और विशेष बनाती है। उनकी जो करुणा है उसी आधार पर हम कह सकते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ का नाम रखा गया है कि उनके मन में मानवता के लिए जो प्रेम है, करुणा जो भाव है, हर किसी के दुख सुख में शामिल हो जाना, हर किसी के साथ अपनत्व महसूस करना, ये उनके व्यक्तित्व को इतना दिव्य चमक के समान बना देते हैं कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक हमें दिखाई देती है उनमें। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, सर्वेश्वर जी उनके मृत शरीर को देखते हैं तो भी उनकी आंखों में वो दिव्य चमक उनको दिखाई देती है, उनको महसूस होती है। पाठ में अनेक स्थान पर हमने देखा है सर्वेश्वर जी जब भी दुखी होते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं तो उनका जो मन है वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। सर्वेश्वर जी की पत्नी और पुत्र की मृत्यु होने पर फादर उनको समझाते हैं, उनको एक नया संकल्प देते हैं और साथ में जीवन के बारे में अनेक ऐसी बातें बताते हैं जिनसे उनको सांत्वना मिलती है। फादर बुल्के जी के व्यक्तित्व की ये सभी बातें उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक बनाती हैं। इसी आधार पर इस पाठ का नाम भी रखा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उनका मन मानवता और करुणा के भाव से भरा हुआ था। हर किसी के साथ वो इस भाव से मिलते थे, इस अपनेपन के भाव से मिलते थे कि लगता ही नहीं था कि कोई व्यक्ति उनके सामने अजनबी है। अगला प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे। पाठ में हमने देखा फादर बुल्के जी संकल्प के सन्यासी हैं, मन के सन्यासी नहीं हैं। साथ में जो परंपरागत छवि है हमारे मन में सन्यासी की, वैसे सन्यासी वो बिल्कुल भी नहीं है। फादर बुल्के अपनी वेशभूषा से और संकल्प से सन्यासी कहलाते हैं, परंतु वो मन से सन्यासी नहीं है। सन्यासी सबके होते हैं,
वे किसी से विशेष संबंध बनाकर नहीं रखते। ऐसा माना जाता है सन्यासी निर्लिप्त होते हैं, वो कोई विशेष रिश्ता नहीं बनाते, हर किसी व्यक्ति से समान भाव से मिलते हैं। परंतु फादर बुल्के जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे पूरी तरह से निभाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। जैसे सन्यासी की छवि हमारे मन में होती है कि जो दुनियादारी को छोड़ देता है, मोह माया छोड़ देता है, किसी से विशेष लगाव नहीं रखता, उसी को हम सन्यासी कहते हैं। लेकिन फादर बुल्के जी हर व्यक्ति से एक विशेष लगाव रखते थे, हर व्यक्ति से एक रिश्ता बना लेते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो मन के सन्यासी नहीं थे, बल्कि वेशभूषा से वो सन्यासी दिखते थे और साथ में संकल्प के सन्यासी थे। उनका जीवन जो था वो एक निश्चित संकल्प के साथ सन्यासी के रूप में आगे बढ़ता है। अगर कोई व्यक्ति वर्षों बाद उनसे मिलता है तो भी उतना ही अपनत्व महसूस करता है। जब वे दिल्ली जाते थे तो लेखक से अवश्य मिलते थे। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता है। इस तरह के रिश्ते कोई सन्यासी नहीं बनाता है। जो परंपरागत छवि हमारे मन में है सन्यासी की, वो रिश्ते नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर फादर बुल्के जी हर किसी से एक रिश्ता बना लेते थे, इसलिए वे परंपरागत सन्यासी की छवि से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। वो संकल्प के सन्यासी कहलाते हैं, मन के सन्यासी नहीं कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आज से स्पष्ट कीजिए। क और ख भाग में 2 पंक्तियां आपको दी गई है। इन दोनों पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, यानी इनकी पूरी विस्तृत आपने व्याख्या करनी है। क भाग में आपसे पूछा गया है, नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना है। पाठ के अंतिम पड़ाव में हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं। लेखक सर्वेश्वर जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी मृत्यु पर कितने लोग दुखी होते हैं, इनको हम गिनवा नहीं सकते, उनके नाम हम लिख नहीं सकते। अगर उनके नाम लिखे जाएंगे तो ये कुछ ऐसा ही होगा, नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना है, यानी कि व्यर्थ है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक फादर बुल्के जी को याद कर रहे हैं। उनके अंतिम संस्कार में जितने लोग शामिल हुए थे उन सभी की आंखें रो रही थी, वो सभी दुख मना रहे थे। यदि लेखक अब उन लोगों को गिनने लगे, अगर उनके बारे में लिखने लगे, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सर्वेश्वर जी उस पल को याद नहीं करना चाहते हैं। जब भी वो उनके अंतिम संस्कार की बात को याद करते हैं तो उनकी आंखों में अनायासी आंसू बहने लगते हैं और साथ में वो बहुत दुखी हो जाते हैं। जब हमारी आंखों में आंसू आते हैं तो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा प्रतीत होता है। तो इसी आधार पर सर्वेश्वर जी कहते हैं कि उन सभी की बातों को लिखना या उन सभी को याद करना दोबारा से मेरे लिए नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना जैसा है। लेखक जब भी उनके अंतिम संस्कार के पल को याद करते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ख भाग में आपसे पूछा गया है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये पंक्ति हमारे पाठ में आती है और पाठ की शुरुआत में ही सर्वेश्वर जी इसके बारे में लिखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का फादर बुल्के के साथ एक विशेष रिश्ता था, एक विशेष लगाव था। इसी आधार पर वो कहते थे कि वो बड़े भाई के रूप में उनको देखते थे। फादर बुल्के से मिलना, उनसे बातें करना लेखक को काफ़ी प्रभावित करता था, काफ़ी अच्छा लगता था। फादर ने उनके हर सुख दुख में उनका साथ निभाया है, उनके दुख में उनको सांत्वना दी है, उनकी खुशी में वो शामिल हुए हैं, अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए लेखक को लगता है फादर बुल्के को याद करना उनके एकांत में उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। जब हमारा मन कभी अकेला होता है, एकांत में होता है, उदास होता है और किसी शांत संगीत को हम सुनते हैं तो हमारे मन को सुकून देता है। वैसा ही कुछ सर्वेश्वर जी के साथ होता है। जब भी वो उदास होते हैं, एकांत में होते हैं और फादर की यादों को याद करते हैं तो उनकी जो मधुर यादें होती हैं वे यादें उनके मन में सुनाई देती है, शांत संगीत की भांति सुनाई देती है। जैसे जब हमारा मन अशांत होता है और संगीत को सुनने के बाद मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वैसा ही कुछ सर्वेश्वर जी के साथ होता है। जब भी वो उदास और शांत होते हैं तो उनके मन में जो उनकी यादें होती हैं, फादर बुल्के जी की यादें होती हैं, वो संगीत का कार्य करती है, उनके मन को सुकून देती है। फादर ने हमेशा उनके अशांत मन को शांति प्रदान की है। चाहे वो जीवित थे, उनसे बात करते थे तो उनको सुकून महसूस होता था। उनकी मृत्यु के बाद भी जब वो उनकी यादों को याद करते हैं तो भी उनके मन को शांति देने वाला है। इसी आधार पर उन्होंने इस पंक्ति को लिखा है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। जैसे संगीत सुनकर हमारे मन को शांति मिलती है, वैसे ही फादर की यादों को याद करने के बाद उनके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारे कुल 7 अभ्यास के प्रश्न थे जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है। आगे रचना और अभिव्यक्ति से भी कुछ प्रश्न हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न नंबर 8 है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। अब ये आपने खुद सोचना है, अपने विचार के बारे में आपने लिखना है। और 9वां प्रश्न है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोनों ही जो प्रश्न है वो आपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में लिखना है। दोनों ही आपने खुद से सोचने के बाद लिखना है।
पाठ में हमने जाना फादर बुल्के बेल्जियम से संबंध रखने वाले हैं। बेल्जियम के रैम्सचैपल नामक शहर में उनका जन्म हुआ है और वही उनकी जन्मभूमि है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में वो सन्यासी बनने का फैसला लेते हैं, लेकिन सन्यासी बनते समय वो एक शर्त रखते हैं कि मुझे भारत आना है और भारत को अपनी कर्मभूमि बनाना है। उनके मन में ये बात इसलिए उठी होगी क्योंकि भारत को साधु और संतों का देश कहा जाता है। भारत की जो संस्कृति है वो विशाल है, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा होगा, भारत के बारे में अनेक बातें उन्होंने सुनी होगी और हो सकता है इन सभी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाने का निश्चय लिया होगा। इसी प्रकार के विचार आपके मन में भी हैं या आप कुछ अलग सोचते हैं तो उन विचारों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। 9वें प्रश्न के उत्तर में आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार आपने लिखने हैं। तो ये सभी विद्यार्थी अपने हिसाब से करेंगे। आप क्या सोचते हैं, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जो आपकी जन्मभूमि है, उसके बारे में आपके अपने क्या विचार हैं। हर विद्यार्थी के अपने अपने विचार होते हैं, तो इसके उत्तर में आप स्वयं लिखेंगे। साथ ही भाषा अध्ययन से कुछ प्रश्न हैं, आइए देखते हैं। 10वां प्रश्न है मेरा देश भारत विषय पर 200 शब्दों का निबंध लिखिए, तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। 11वां प्रश्न है आपका मित्र हडसन एंट्री ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। पत्र लेखन और निबंध लेखन दोनों ही हमारी परीक्षाओं में आते हैं और आप इनसे वाकिफ भी हैं, तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप खुद से लिख सकते हैं। इसी बहाने आपका अभ्यास भी होगा। आप मेरा देश भारत पर निबंध लिखिए और साथ में जो विषय आपको दिया गया है उस पर आप पत्र लेखन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांटकर अलग कीजिए। समुच्चय बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जो किन्हीं दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो समुच्चय बोधक शब्द हैं सिर्फ उनको हमें अलग करके लिखना है। पहला वाक्य है तब भी जब वे इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। दो वाक्य हमारे हैं, तब भी जब वे इलाहाबाद में थे एक वाक्य है, तब भी जब वे दिल्ली आते थे ये हमारा दूसरा वाक्य है और शब्द की सहायता से इसको जोड़ा गया है, तो और यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द है। दूसरे वाक्य में माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। लड़का हाथ से गया ये एक वाक्य है, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था ये हमारा दूसरा वाक्य है और की सहायता से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, तो की शब्द हमारा यहाँ पर समुच्चय बोधक है। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। वे रिश्ता बनाते थे एक वाक्य है, तोड़ते नहीं थे दूसरा वाक्य है और तो शब्द की सहायता से हमने इसको जोड़ा है, तो यहाँ पर तो शब्द हमारा समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। अगला वाक्य है उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था। ये हमारा एक वाक्य है जो हमारा समुच्चय बोधक शब्द है, जिसकी सहायता से हम दूसरा आगे आने वाला वाक्य जोड़ रहे हैं किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो दोनों वाक्यों को हमने जो की सहायता से जोड़ा है, जो हमारा यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द का कार्य कर रहा है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते। लेकिन शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक का कार्य कर रहा है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था ये एक वाक्य है हमारा, वो स्मृति में अक्सर डूब जाते ये हमारा दूसरा वाक्य है। लेकिन की सहायता से हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए लेकिन हमारा यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द का कार्य कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे, आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।